नमस्कार दोस्तों। कल मैंने ट्विटर और यूट्यूब पर एक पोल किया था। टेलीविजन चैनलों पर अपना एजेंडा चलाने वाले जहरीले एंकर्स के बारे में। उस पोल का आज फाइनल नतीजा आ गया है। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने वोटिंग की है। और आज इस नतीजे का क्या मतलब है और कैसे ये एंकर्स अपना एजेंडा चलाते हैं, कैसे ये एंकर्स मोदी की सत्ता के सामने नतमस्तक होते हुए, दिन रात चापलूसी करते हुए, हिंदुत्ववादी ब्रिगेड के समर्थन में, कट्टर भगवाधारियों के पक्ष में और देश में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की दीवार खड़ी करने के लिए दिन रात काम करते हैं। सिलसिलेवार ढंग से कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा, कुछ तथ्य भी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि जब कोई भगवाधारी, खुद को साध्वी कहने वाली प्रज्ञा सिंह ठाकुर जहरीला बयान देती हैं, चाकू रखने और काटने की बात करती हैं, तब कैसे ये जहरीले एंकर्स मौन साध लेते हैं। सबके मुंह पर टेप लग जाता है, न कोई ट्विटर पर 2 शब्द लिखता है, न चैनल पर 2 शब्द बोलता है और सब सन्नाटा मारकर फिर तलाशता है ऐसा विषय जो उनके एजेंडे को मुफीद लगे, ऐसा विषय जो विपक्ष को टारगेट में ले, ऐसा विषय जो मोदी और योगी और अमित शाह की सत्ता के लायक हो और उनके नैरेटिव को आगे बढ़ाता हो। तो इस पोल के नतीजे के साथ इस वीडियो में आपको बहुत कुछ दिखने वाला है। इन एंकर्स का के ट्विटर टाइमलाइन पर भी मैंने रिसर्च की है और वो भी आगे दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करते हैं और क्यों करते हैं और इससे हमारे और आपके घरों में क्या फर्क और प्रभाव पड़ता है। तो कल के वोटिंग का फाइनल नतीजा, जहरीले एंकर पर वोटिंग का फाइनल नतीजा। सवाल यह था जो मैंने कल पूछा था परसों रात ट्विटर पर, न्यूज चैनल पर सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम कौन करता है। इसमें टॉप में है अमीश देवगन, अंबानी के चैनल के एंकर है, नंबर 1 अमीश देवगन। चेहरे से आप पहचानते होंगे, आर पार नाम का शो करते हैं हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज। वाकई कहा राहुल गांधी ने सही, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। और हिंदुत्ववादी ब्रिगेड के पक्षधर टेलीविजन चैनल पर आकर लगता नहीं कि कहीं से ये एंकर और पत्रकार है, लेकिन हर रोज ऐसे ही करता है। नंबर 1 आया। वोट कितने लोगों ने दिया? 1,07,000 लोगों ने 24 घंटे के भीतर ट्विटर पर वोट दिया, मेरे ट्विटर टाइमलाइन पर। आगे मैं यूट्यूब का भी दिखाऊंगा। नंबर 2 पर आए अमन चोपड़ा। 28% लोगों ने माना कि ये जहरीला एंकर हैं, जहर फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम चैनल पर करते हैं। नंबर 3 पर आए सुधीर चौधरी। 18% लोगों ने इन्हें माना। सुधीर चौधरी जेल रिटर्न, तिहाड़ रिटर्न, ब्लैकमेलिंग में जेल गए थे, लेकिन देश के सामने राष्ट्रवादी एंकर बनकर हर रोज रात को अवतरित होते हैं। मोदी की सत्ता के बहुत प्रिय एंकर हैं सुधीर चौधरी। नंबर 3 पर अर्नब गोस्वामी, जो कुछ साल पहले तक टाइम्स ऑफ इंडिया के मुलाजिम थे, अपना चैनल लॉन्च किया और आज रिपब्लिक नेटवर्क के मालिक हैं। यह सब मोदी की सत्ता के आने के बाद हुआ। तो ये फाइनल नतीजे, और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा इस वीडियो में कुछ जानकारी देने वाला हूं कि ये लोग कैसे अपना एजेंडा चलाते हैं। आगे जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कब चुप रहते हैं, कब बोलते हैं। दूसरा, ये यूट्यूब पर जो मैंने पोल किया उसका नतीजा, इसमें आप देखेंगे 1,20,000 लोगों ने वोट किया है। हालांकि मैं अभी देख रहा था वीडियो बनाते बनाते, जब शुरू किया तब तक 10,000 और लोग बढ़ गए। वही सवाल था, न्यूज चैनलों पर सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम कौन करता है। यहां भी अमीश देवगन नंबर 1। मतलब इन 4 विकल्प में सबसे जहरीला अमीश देवगन है, सबसे जहर अमीश देवगन उगलता है। सबसे ज्यादा नफरत वाली पत्रकारिता कहें या डिबेट अमीश देवगन करता है इन 4 में। यह भी कहूं, कल के वीडियो में भी बताया था, बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि हजारों लोगों ने कमेंट किया है, नीचे यह भी लिखा कि आपके पास नीचे 5वां यह भी होना चाहिए कि ये चारों हैं, ये सभी हैं, ऐसा विकल्प भी होना चाहिए। और बहुत सारे ने 7, 8, 10 नाम और लिखे, लेकिन चूंकि मेरी वोटिंग में यही 4 नाम थे, ट्विटर पर 4 ही विकल्प होते हैं, इसलिए मैंने इन पर बात की। और यहां नंबर 2 पर है अर्नब गोस्वामी। 12% लोगों ने इन्हें माना, 10% लोगों ने अमन चोपड़ा को माना, 10% लोगों ने सुधीर चौधरी को माना। लेकिन अमीश देवगन इन 3 के बराबर अकेले हैं। इन तीनों को जितने लोग मानते हैं जहरीला, उससे ज्यादा अकेले अमीश देवगन को। ये यूट्यूब पर जो ओपिनियन पोल है, वोटिंग है, जो भी है पोल, उसका नतीजा। अब आगे बढ़ते हैं और इसको समझिए कि ये लोग किस तरह की पत्रकारिता कैसे करते हैं, कैसे हर चीज में हिंदू मुस्लिम एंगल देखते हैं और हर चीज में, हर ऐसे खबर में
कहीं ऐसा तलाशने की कोशिश करते हैं ताकि दर्शकों को, आपको बताया जा सके कि अगर आप हिंदू हैं तो आपके हिंदू हितों की हिफाजत करने के लिए देश में या तो ये जरूरी है, या बीजेपी जरूरी है, या मोदी जी जरूरी है, और कैसे विपक्ष की सारी पार्टियां, विपक्षी दल आपके हितों की हिफाजत करने की बजाय मुस्लिम परस्ती करते हैं। इनका एजेंडा का एक्सटेंडेड जो प्लान है वो भी होता है। आगे देखिए, गौर से देखते जाइए। और क्यों ये बताया मैंने? बीते 48 घंटों की एक बड़ी खबर क्या थी? बड़ी खबर यह थी कि भोपाल की सांसद, बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कर्नाटक की एक सभा में रविवार को जहरीला भाषण दिया और भाषण में कहा कि अपने घरों में तेज धार वाले चाकू तैयार रखें। और क्यों तैयार रखें, इनके भाषण का आगे का हिस्सा बताऊंगा। लेकिन आप सोचिए कि एक सांसद, सत्ताधारी दल की सांसद ये कहती है और किसी चैनल पर इनकी घेराबंदी नहीं होती है। किसी चैनल के वो एंकर जो सनातनी हिंदू बनकर रोज डिबेट करते हैं, वो एंकर जो हिंदुत्व के कट्टरवादी ब्रिगेड के धर्म ध्वजाधारी बनकर डिबेट करते हैं, वो एंकर्स इस पर चुप थे। इनके ट्विटर पर भी कुछ नहीं दिखा, वो भी आगे दिखाऊंगा। जैसे हर वेबसाइट पर खबर है, अपने घरों में रखे हथियार, कुछ नहीं तो चाकुओं की तेज करें धार। ये बीजेपी की सांसद बोल रही है, सत्ताधारी दल की सांसद। लेकिन सन्नाटा है उस ब्रिगेड में जो नफरत फैलाने के नाम पर एक धर्म को टारगेट करते हैं, विपक्ष को टारगेट करते हैं। अगर कोई साध्वी प्रज्ञा सिंह ऐसी जहरीली बात करती है तो उनकी जुबान पर ताला लग जाता है। और क्या बात की साध्वी प्रज्ञा सिंह ने, और क्यों नहीं साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ मुकदमे दर्ज तो हो, लेकिन लगातार चैनल्स इनके खिलाफ मुहिम चलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछें कि साध्वी प्रज्ञा सिंह आपकी पार्टी की सांसद होते हुए ऐसा बयान कैसे दे सकती हैं? क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? किसी ने पूछा? ये जो जहरीले एंकर हैं, किसी ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा? और क्यों पूछा जाना चाहिए? आगे ये हेडिंग है, सारी हेडिंग आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर हेडिंग आपको दिख रही है। घर में रखे धारदार चाकू, लव जिहाद की घटनाओं पर साध्वी प्रज्ञा का बयान। घर में रखें धारदार चाकू, सीधे सीधे मारने काटने की बात करने वाली एक सांसद, जिसे लॉ मेकर कहा जाता है क्योंकि संसद में कानून बनता है, संसद से देश के कायदे कानून में बदलाव होता है। लॉ मेकर, भगवाधारी, और कह रही है घर में रखें चाकू और तेज करें चाकुओं की धार। लेकिन इनसे कोई सवाल वो जहरीले एंकर्स, वो चैनल्स नहीं पूछते हैं। लेकिन साध्वी प्रज्ञा की जगह यही बयान अगर किसी मौलाना, मुस्लिम, अफरोज, शहरोज या किसी और ने दिया होता, मौलवी या किसी और ने, तो समझिए क्या होता। बवाल होता 24 घंटे, 48 घंटे। और इस तरह से लगता जैसे देश में हिंदुत्व और हिंदू दोनों खतरे में आ गया उस एक मौलाना, मौलवी या किसी ऐसे फालतू की बात करने वाले किसी के बयान पर। लेकिन यहां चुप भी है। ये सारे बयान है। अब बयान क्या है? साध्वी का विवादित बयान। और ये एक और विवादित बयान किसी वेबसाइट की खबर है, क्योंकि बयान देना उनकी फितरत है और ऐसे ही बयान देती हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है कि साध्वी ने ऐसा पहली बार कहा है, ये अक्सर साध्वी यही बयान देती हैं। अब इस बयान में क्या है, और इस बयान के बाद भी चैनल्स ने क्यों साध्वी हालांकि कहना साधु और संत का अपमान है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर कहते हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का यह बयान, इस बयान के बाद उन्हें छोड़ देना या उन पर सवाल न खड़े करना या सत्ताधारी दल की घेराबंदी न करना या प्रधानमंत्री से सवाल न पूछना पत्रकारिता के लिए शर्मकाल है। लेकिन सवाल नहीं पूछा जाएगा क्योंकि यह सत्ताधारी दल की है, क्योंकि यह भगवाधारी है। क्या कहा था साध्वी, मुंह से साध्वी निकलता है चूंकि नाम इन्होंने रखा है। इन्होंने कहा हमारे वीरों, हिंदुओं को, बजरंग दल और भाजपा के कार्यकर्ताओं को, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मारा काटा गया। हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज कर लें। पता नहीं कब ऐसा मौका आए जब हमारी सब्जी अच्छी तरह से कटेगी, तब जाकर दुश्मनों के मुंह और सिर भी अच्छी तरह से कटेंगे। ये बात कर रही है बीजेपी के सांसद कि घर में सब्जी काटने वाली चाकू को तेज कर लीजिए। और बात कर रही है लव जिहाद की। जो भी हाल के दिनों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें दोनों ने मिलकर भी शादी की होगी, सहमति से भी होगी, लिव इन रिलेशनशिप में होंगे, वहां अगर एक मुस्लिम है लड़का तो लव जिहाद है, कॉन्स्पिरेसी है, बहुत बड़े पैमाने पर डिजाइंड वो शादी या रिलेशनशिप था। और उसके खिलाफ चैनलों पर मुहिम चलती है और भाषण में जिक्र उसका करते हुए लव जिहाद जैसी
चीजों का जिक्र करते हुए लव जिहाद अपने आप में एक ऐसी थ्योरी है जिसमें कंस्पिरेसी है, ऐसे रिलेशनशिप को बदनाम करने की या ऐसे रिलेशनशिप में एक कट्टरता का एंगल देखने की। बहरहाल तो ये इन्होंने कह दिया कि सब्जी अच्छी तरह से कटेगी, ऐसा रखो, दुश्मनों के सिर और अच्छी तरह से कटेंगे। जरा सोचिए, दुश्मन कौन, कहने की जरूरत नहीं, लेकिन इस पर सन्नाटा। आज हिंदू में खबर देखी मैंने, हिंदू में खबर में क्या है, खबर में यह है द हिंदू में कि जो वहां के कर्नाटक में, चूंकि साध्वी ने कहा है, साध्वी बार बार मुंह से निकलता है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है यह बयान, तो इसलिए वहां के पुलिस अफसर के हवाले से द हिंदू में आज खबर छपी है कि उन्होंने कहा कि अगर कोई कंप्लेन करेगा तो हम केस रजिस्टर करेंगे। मतलब कोई कंप्लेनेंट चाहिए। हालांकि यह पता चला कि दो लोगों ने शिकायत की है, एक टीएमसी के लीडर हैं और एक पूना वाला, दो लोगों ने शिकायत की है, लेकिन उस शिकायत दर्ज हुई, कार्रवाई क्या हुई कहना मुश्किल है, क्योंकि कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार और देश में भी बीजेपी की सरकार, तो सोच सकते हैं कि साध्वी के खिलाफ कार्रवाई क्या होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। अब आगे बात करते हैं क्यों, तो एक तरह से पुलिस ने कह दिया कि कोई शिकायत करेगा तो देखेंगे। मतलब कर्नाटक पुलिस के हिसाब से इसने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। लेकिन यही मैं कह रहा हूं कि अगर कोई दाढ़ी वाला, टोपी वाला ऐसा कह दे तो भावनाएं देश भर में इतने लोगों की भड़क जाएगी कि अलग अलग जगह मुकदमे हो जाएंगे, अलग अलग शहरों में मुकदमे हो सकते हैं और गिरफ्तारी कहीं की पुलिस कहीं जाकर पकड़ लेगी। असम में मुकदमा दर्ज होगा, गुजरात में पकड़ा जाएगा, यूपी में मुकदमा दर्ज होगा, मुंबई में पकड़ा जाएगा, किसी और जगह मुकदमा दर्ज होगा, किसी और जगह की पुलिस गिरफ्तार करेगी। आपने देखा जुबैर के ट्वीट पर गिरफ्तार करके 1 महीने जेल में ठूस दिया गया, लेकिन ये साध्वी प्रज्ञा है और यहां पर वही चैनल वाले, वही एंकर्स, वही मीडिया वाले कोई सवाल नहीं पूछते, क्योंकि मैंने कहा ये दाढ़ी टोपी वाले नहीं हैं, ये भगवाधारी हैं, बीजेपी के सांसद हैं। इनकी घेराबंदी करना मतलब बीजेपी की घेराबंदी करना, इन पर सवाल उठाना मतलब मोदी की सत्ता पर सवाल उठाना। एक ये मैं थंबनेल मैंने लगाया, मैं टीवी 9 में था 3 साल, 3.5 साल पहले, पौने 4 साल मान लीजिए हो गया। तो साध्वी मुंह से निकलता है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर का एक इंटरव्यू मैंने किया था। प्रज्ञा सिंह ठाकुर की फितरत है इस तरह के बयान देना, जहरीली बातें करना, मारो काटो की बातें करना, और क्या फितरत है आगे बताऊंगा। और प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो भी आगे, हालांकि आप जानते हो। तो उस समय प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मुंबई हमलों में शहीद हुए हेमंत करकरे के बारे में बेहद आपत्तिजनक बातें कही थी। उसी के बाद मैंने इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू के लिए वो भोपाल में थी, मैं दिल्ली स्टूडियो में था। 3 सवाल के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ऐसे कान से माइक उतारकर और उसके बाद फ्रेम से निकलकर चली गई। यूट्यूब पर वो वीडियो मौजूद है, आप देखिएगा। तो क्यों नहीं ऐसे सवाल पूछा जा सकता है? क्यों नहीं चैनलों के रिपोर्टर्स, एंकर्स प्रज्ञा सिंह ठाकुर की घेराबंदी करते हैं? जहां भी, जिस भी शहर में वो हो, वहां वो भी जाए, रिपोर्टर जाए और उनसे पूछे कि आपने कैसे कहा कि चाकुओं की धार तेज कर लो? आप कैसे ये कह सकती हैं? देश में कायदा, कानून, संविधान है या नहीं? काम कानून और संविधान के मुताबिक होगा कि कोई सांसद कहेगा चाकू छुरियां तेज करा लो और घर में रखो और सिर काट दो? ये कोई सांसद कह रहा है और कोई पत्रकार सवाल नहीं उठा रहा? तो यहां साध्वी प्रज्ञा, बार बार साध्वी बोल रहा हूं, माफी चाहूंगा इसके लिए, प्रज्ञा ठाकुर उठकर चली गई थी। तो मैं कहने का प्रयास यह कर रहा हूं कि मैं चैनल में था तो सवाल पूछा और गई। चैनल अगर चाहे तो इनसे सवाल पूछ सकता है, इनकी घेराबंदी कर सकता है और इस हद तक कर सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी को डिफेंसिव होना पड़े, इस हद तक कर सकता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इस हद तक कर सकता है कि पुलिस इनके घर तक पहुंचे, इस हद तक चैनल सवाल पूछ सकते हैं कि अमित शाह कि नींद खुले, इस हद तक चैनल सवाल पूछ सकते हैं कि कर्नाटक की पुलिस इन्हें भोपाल जाकर गिरफ्तार करे। इस हद तक सवाल पूछा जा सकता है कि इन्हें बार बार माफी मांगकर और अगले 2, 4, 5 साल तक जुबान पर नियंत्रण रखे। इतना डर हो सकता है कायदे कानून का अगर चैनल और एंकर्स जो मुसलमानों को टारगेट करते हैं, जो सिर्फ विपक्ष को टारगेट करते हैं, पत्रकारिता का बेसिक सिद्धांत जो है उसका पालन करें। यह उस समय का वीडियो है, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। अब साध्वी प्रज्ञा सिंह का बैकग्राउंड क्या है किसे नहीं पता है? क्या उन एंकर्स को नहीं पता है? और वो एंकर्स बीते 48 घंटों में शोज क्या कर रहे हैं वो भी बताऊंगा। इतनी बड़ी चीज हो जाए, इतना बड़ा बयान हो जाए और उसके बाद वो एंकर्स इस पर चुप रहे हैं, वो एंकर्स, चैनल्स के एडिटर्स और जो लोग। तो ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर का तब का बयान है, कुख्यात, जब उन्होंने कहा था मई 2019 में चुनाव का वक्त था, देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और तब उन्होंने कहा था
नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, देशभक्त रहेंगे। गांधी का कातिल, हत्यारा, देश का पहला आतंकवादी उस तरह से देखें तो आजाद भारत का पहला आतंकवादी, उसने गांधी के सीने में गोलियां उतार दी, 3 गोलियां मारी उस फकीर को जिसकी तूती पूरी दुनिया में बोलती थी। और उसके बाद वो गांधी, जिस गांधी के नाम से भारत को दुनिया भर के लोग जानते हैं, वो गांधी जिनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जिनकी मूर्ति के सामने सिर नवाते हैं, वो गांधी जिनके नाम अपने भाषणों में प्रधानमंत्री मोदी लेते हैं। और उसके बाद उस गांधी के बारे में, उस गांधी के कातिल के बारे में प्रज्ञा सिंह ठाकुर ये कहें कि गोडसे देशभक्त है। कहा, एक बार नहीं कई बार कहा। लेकिन जब ये कहा था, चूंकि चुनाव हो रहे थे 2019 में, तो बयान आया परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी का। एक चैनल के रिपोर्टर से, न्यूज 24 के रिपोर्टर से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था, प्रज्ञा ने माफी मांग ली है लेकिन उन्हें मन से माफ नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत बवाल हुआ तो उन्होंने कंडीशनल माफी मांगी कि किसी की भावनाएं आहत हुई तो मैं माफी चाहती हूं, टाइप का, औपचारिकता की। बीजेपी के नेताओं ने कहा होगा कि तुमने फजीहत कराई, मुसीबत कराई और अभी चुनाव का मौसम है। तो प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू में कहा कि जो उनका बयान है घृणित है, माफी योग्य नहीं है, लेकिन उन्होंने माफी मांग ली, फिर भी मन से मैं माफ नहीं करूंगा। यह प्रधानमंत्री ने कहा। देश के प्रधानमंत्री कहें कि मैं मन से माफ नहीं करूंगा, उसके बाद अमित शाह जैसे कद्दावर नेता उनसे जवाब तलब करें, एक अनुशासन कमेटी बना दी जाए कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और उसके बाद उस प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कुछ बिगड़े नहीं। प्रधानमंत्री ने आज तक माफ किया या नहीं किया, यह प्रधानमंत्री जाने और प्रज्ञा सिंह ठाकुर जाने, लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर की फितरत में कोई बदलाव नहीं हुआ। उसके बाद फिर संसद में उन्होंने इसी तरह की बात की थी, इसी तरह गोडसे को देशभक्त माना, फिर भी संसद में बवाल हुआ। ये वो 2 मुंहा चेहरे हैं जिन्हें आपको समझना जरूरी है। और उसके बाद ये चेहरे, जैसा कि मैंने कहा कि आज ट्विटर पर मैंने जरा खंगाला कि ये लोग जो देश की चिंता में इतने दुबले होते हैं, ये लोग जो कभी सनातन की बात करते हैं, कभी हिंदू धर्म की बात करते हैं, कभी हिंदुत्व खतरे में बात करते हैं, कभी इस्लाम देश के लिए कितना बड़ा खतरा है ये बात करते हैं, कभी लव जिहाद पर बात करते हैं, कभी मुसलमानों के खिलाफ तयशुदा ढंग से नैरेटिव सेट करते हुए महीनों शो करते हैं, कभी कोरोना तक के लिए मुसलमान और तबलीगी जमात को दोषी ठहराते हैं। ये लोग क्या बोलते हैं? अगर प्रज्ञा सिंह ठाकुर मारने और मरने की बात करती है, चाकू तेज करने की बात करती है, तब ये क्या बोलते हैं? तो इसलिए मैंने इनके ट्विटर खंगाले। नंबर 1 अमीश देवगन, जो नंबर 1 है उस नफरत वाली ब्रिगेड में, अमन चोपड़ा, सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी चूंकि ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर नहीं है। तो इन 3, और इन 3 की इसलिए बात करूं क्योंकि 4 पर मैंने वोटिंग की थी। ऐसे बहुत हैं, आप जानते होंगे। इस वीडियो के कमेंट में भी बहुत सारे लोग बहुत सारे नाम लिखेंगे। इनके ट्विटर पर तलाश है कि देखता हूं, हो सकता है चैनल में मालिकों की कुछ मजबूरी हो सकता है चैनल के संपादक ने कहा हो कुछ मत बोलना। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का मामला है, बीजेपी सांसद का मामला है, प्रधानमंत्री मन से माफ करने न माफ करने की बात कर चुके हैं, कहीं बात ऊपर न जाए, प्लीज चुप रहना। लेकिन ट्विटर पर, जिस पर वो जब तब कुछ भी लिखते हैं, ट्विटर पर जिस पर नफरत की बातों के अलावा कुछ नहीं करते हैं, हो सकता है वहां लिखा हो कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान गलत है, हो सकता है वहां आलोचना की हो। इसलिए मैंने खंगाला, क्या मिला ये देखिए, ये अमीश देवगन का ट्विटर हैंडल है। अब अमीश देवगन के ट्विटर हैंडल पे मैंने 4-5 दिन का इनका ट्वीट देखा कि क्या ट्वीट किया है। कहीं ट्विटर पर इस शख्स ने एक लाइन भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में नहीं लिखा। हां, राजनीति में यहां कांग्रेस की सियासी राम, कांग्रेस को घेरने के जहां मौके मिले, और इसकी भी वजह वो क्या हुआ, कांग्रेस के लिए राम जैसे राहुल चापलूसी का योग क्या है, यह भी वजह आगे बताऊं। कांग्रेस के इच्छाधारी हिंदुत्व का विश्लेषण, यहां अब टारगेट पर कांग्रेस है, और कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद का एक बयान है। बहाना यह है कांग्रेस के लिए सबसे आसान है हिंदुओं के, ये किसी का बयान है। ऐसे ऐसे लोगों को बिठाते भी हैं, कोई धर्मगुरु आ जाता है किसी और चोले में। अब देखिए, ये इनके ट्विटर पर जो मुझे दिखा, कहीं एक शब्द कहीं कुछ नहीं लिखा गया। लेकिन हां, कल पूरे दिन अलग अलग चैनलों पर अपने अपने ढंग से राहुल गांधी को सलमान खुर्शीद के एक बयान की वजह से टारगेट किया गया, जिसमें उन्होंने राम और हनुमान का जिक्र किया था। वो बयान क्या है
और उस बयान की वजह से अगर सलमान खुर्शीद को टारगेट किया गया तो क्या वो ऐसी बातें मोदी के लिए नहीं कही गई है, और कितनी बार किसने किसने कही है वो आगे बताऊंगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर राम का हवाला देते हुए कोई बयान राहुल गांधी के लिए हो तो राम का अपमान, और मोदी को परम अवतारी और विष्णु और ब्रह्मा महेश और राम कह दें तो वो भगवान का सम्मान। मोदी अवतारी तो है नहीं, लेकिन सवाल यहां इसलिए होता है चूंकि राहुल गांधी, ये उनके बयान है। अब देखिए एक मैं ये एक साध्वी प्राची है, नफरती ब्रिगेड की मुख्य सदस्य। अमीश जी, आपके रूप में हम लोगों को एक नायाब हीरा मिला है, आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। नायाब हीरा मिला है अमीश जी के रूप में। नायाब हीरा इसलिए कि अमीश जी नफरत वाली पत्रकारिता करते हैं, और वो करते हैं जो उन साध्वियों को, वैसे भगवाधारियों को, जो नफरती ब्रिगेड के अलग अलग चेहरे हैं, उन्हें मुफीद लगता है। नायाब हीरा, वाकई ये नायाब हीरा है, लेकिन काला हीरा है। उस हीरे की चमक नहीं है, उस हीरे पर काला आवरण है जो देश में नफरत फैलाता है, जो भाईचारे में हर रोज पलीता लगाता है। ये इनका ट्विटर हैंडल है। ऐसे ही इनका भी ट्विटर हैंडल है, अमन चोपड़ा, इन्हें भी मैंने देखा। इनके ट्विटर पर भी बस जो मैंने सर्च किया, बस सिर्फ कांग्रेस और बाकी दलों की बात है। ये इनके ट्विटर हैंडल पर भी कहीं बात नहीं है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ऐसा क्यों कहा। ये इनका ट्विटर हैंडल 3 दिन मैंने देखा, इनके ट्विटर हैंडल पर भी लगातार उसी तरह की बात की गई हो, और घेराबंदी राहुल गांधी की है, क्योंकि सलमान खुर्शीद के उस बयान के आधार पर सबको एक मौका और बहाना मिल गया कि कैसे राहुल गांधी को टारगेट करो। यही चूंकि ये लोग तलाशते ही रहते हैं, कितना दिमाग लगाते हैं, 20 खोपड़े हैं बहुत सारे लोग, दिमाग लगाते हैं कि क्या निकाले, कहां से एक लाइन निकाले जो विपक्ष के लिए नुकसानदेह हो, या विपक्ष को जिससे टारगेट किया जाए, और जो ऊपर बैठे लोग हैं इनके आका और काका लोग, वो खुश ऐसे ही निकालते हैं। अब ये देखिए, अब इन सज्जन ने लिखा, इन सज्जन का है चमचागिरी की चौपाई, चाटुकारिता की खड़ाओ, चमचागिरी की चौपाई। अब चमचागिरी कौन करता है, कैसे करता है, कहने की जरूरत नहीं है, और चमचागिरी के चमचा श्रेष्ठ ये लोग हैं, ये भी कहने की जरूरत नहीं। इसी तरह की बात अब देखिए, ये भी नारा है, अब कृष्ण लला हम आएंगे। अब बताइए, कोई एंकर राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बीजेपी बजरंग दल और आरएसएस का नारा था वैसे लोगों का। अब कोई एंकर कहेगा कृष्ण लला हम आएंगे? ये नारा एंकर का है, कृष्ण लला हम आएंगे। लेकिन यार ये नारे और इसी तरह की बातें अमन चोपड़ा के ट्विटर हैंडल पर। इसी तरह से तीसरे सज्जन हैं सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी के ट्विटर पर भी वही सब कुछ दिखा, कांग्रेस की घेराबंदी, विपक्ष निशाने पर, लेकिन कहीं से प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान की चर्चा नहीं, जो बयान अपराध के अलावा कुछ नहीं है। और वो अपराध इसलिए भी है क्योंकि वो फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, वो एक सांसद है, चुनी हुई सांसद सत्ताधारी दल की। फ्रिंज एलिमेंट कह के किसी से आप कई बार पल्ला झाड़ते हैं, जैसा झाड़ा गया नुपुर शर्मा के मामले में, नवीन जिंदल के मामले में। हालांकि तब भी वो दोनों प्रवक्ता थे, ये बहुत आसान तरीका था पिंड छुड़ाने का, बीजेपी ने पिंड छुड़ाया, लेकिन इन्हें तो फ्रिंज एलिमेंट भी नहीं कह सकते। और प्रधानमंत्री कई बार बातें ऐसी करते हैं कि लोगों को बयान देने से पहले सोचना चाहिए, और उनके दल के लोग क्या बात करते हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री की चुप्पी, पूरी सरकार की चुप्पी, प्रधानमंत्री अभी भी मौन है, और इन लोगों की तरफ से कोई सवाल नहीं है। अब हुआ ये राहुल गांधी के बारे में जो बयान दिया सलमान खुर्शीद ने, जिससे मौका मिला, वो बयान आपको पता होगा। अब ये बयान ये था जिसमें सलमान खुर्शीद ने कह दिया कि उनकी खड़ाऊ लेकर हम चल रहे हैं, खड़ाऊ उत्तर प्रदेश आ चुकी है, राम जी भी आ ही जाएंगे। और एक तरह से उन्होंने कह दिया, इससे मान लिया गया कि उन्होंने राम की तुलना की और हम लोग खड़ाऊ लेकर जा रहे हैं, ये उन्होंने कहा। अब ये कहा तो एक कह सकते हैं चापलूसी है, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान राम से किसी की तुलना नहीं होनी चाहिए किसी नेता की, लेकिन ये चापलूसी में बयान दिया, चापलूसों की परंपरा है तो चापलूसी में कह दिया, या बड़बोलेपन में कह दिया, कुछ भी कह दिया, मान लेते हैं। तो चलिए, ये थोड़ी आलोचना हो सकती है कि यार ये कौन सी बात है, राम और हनुमान कहां से आ गए, लेकिन बात यही है क्या, ये सबके लिए लागू होता है क्या? अगर चैनल टूट पड़े इस पे तो अब ये है साहब, चेहरा से अब पहचानते होंगे, ये बयान देख लीजिए, हूबहू वही बयान है। नरेंद्र मोदी भगवान राम है, अमित शाह हनुमान, ये शिवराज सिंह चौहान एमपी के मुख्यमंत्री का बयान है। 29 जनवरी 2020 को ये वेबसाइट पर छपी है। और उसके बाद इस बयान के बाद क्या कहेंगे? क्या तब आपको एतराज था?
क्या प्रधानमंत्री मोदी को राम कहा जा सकता है? और अगर प्रधानमंत्री मोदी को शिवराज सिंह चौहान चापलूसी में राम कह रहे हैं और अमित शाह को हनुमान कह रहे हैं, तो उधर भी कोई कह रहा है, तो वहां आपको मिर्ची लग गई और वहां राम का अपमान हो गया। यहां क्या राम का सम्मान हुआ? क्या नरेंद्र मोदी राम हैं? क्या राम ये राजनीति करते थे? क्या राम इस तरह से चुनाव लड़ते वक्त कपड़ों से पहचाने जाएंगे और ऐसे दीदी ओ दीदी वाला बयान देते हुए बंगाल में रैलियां करते थे? और क्या जिस तरह से क्या बताऊं, कहां इस पर 3 घंटे बोल सकते, क्या ये राम का चरित्र है? और किसी नेता की तुलना क्यों राम से करना? कहां से राम? और जब ये अगर राम की तुलना कर जब की गई मोदी की, तब आपको ऐतराज नहीं, तो फिर आज क्यों ऐतराज है? सवाल ये। अब आगे मोहम्मद जुबैर जो टारगेट पर रहते हैं सत्ताधारी दल के और आईटी सेल के, उन्होंने ऐसे बहुत सारे नेताओं का एक कोलाज ट्वीट किया जिसमें कितने लोगों ने इसके पहले मोदी को राम के अवतार के तौर पर माना या राम के बराबर माना, या कोई विष्णु ब्रह्मा महेश भी कह चुका है। अब ये बयान है अलग अलग समय के। किसी का बयान है जिसने महाराष्ट्र बीजेपी के नेता ने कहा पीएम मोदी 11वें अवतार हैं लॉर्ड विष्णु के। परेश रावल ने इनकी तुलना भगवान राम से की, मोदी जी की। उत्तराखंड के सीएम ने भी, नवोदित सीएम ने भगवान राम की तुलना कर दी, मोदी जी को भगवान राम मान लिया। यहां किसी और ने, बीजेपी एमएलए ने भी कहा, राजनाथ जी ने भी कहा, राजनाथ सिंह ने मोदी को भगवान राम से मोदी की तुलना कर दी। और देखते जाइए। अब ये सब इनके लिए ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मोदी जी की तुलना की जा रही है। राम कहें, उनको तीनों लोगों का स्वामी कहें, तब भी उनको दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि राहुल गांधी की तुलना कर दी, और वो भी सलमान खुर्शीद ने कर दी। सलमान खुर्शीद के मुंह से राम कैसे निकल सकता है? प्रॉब्लम वहां है। अब देखते जाइए। किसी ने कहा मोदी ने नरसिम्हा अवतार लिया है। बाबा रामदेव तो खैर मोदी को लॉर्ड राम कहते ही रहे, रामकृष्ण कुछ भी कहते। ऐसे बहुत सारे लोगों के बयान है। शिवराज सिंह का है भगवान विष्णु के 11वें अवतार हैं, बीजेपी के किसी नेता ने कहा। तो जब प्रधानमंत्री मोदी को राम, विष्णु, नरसिम्हा अवतार सब कुछ कह रहे हो, तो उधर भी किसी ने कहा। अगर यहां भी ऐतराज करते तो वहां भी ऐतराज करते। लेकिन मैं इसको सिंपल चापलूसी मानता हूं। यह चापलूसी है, चाहे कांग्रेस के नेता करे, चाहे बीजेपी के नेता करे, चाहे किसी भी दल के नेता करे, उसको चापलूसी तक सीमित रखिए। उसको देश से जोड़ते हुए हिंदुओं की भावना आहत हो गई यहां तक लाकर, और राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अपमान हो गया, यहां तक लाने की जरूरत नहीं है। यहां तक लाने की अगर जरूरत है तो शुरुआत यहीं से हो जानी चाहिए थी, जो इससे पहले मोदी जी को लेकर कहा जा चुका है और कहा जाता रहा है और आगे भी कहा जाएगा बहरहाल। लेकिन चूंकि उनका एजेंडा, चूंकि मसाला राहुल गांधी के खिलाफ खोजना है, और वहां सलमान खुर्शीद भी। उसके बाद यही चेहरे जहां से मैंने शुरू किया, जिस वोटिंग का जिक्र किया, जिस पर मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, हिंदुत्व के खिलाफ सुपारी। दरअसल इन्होंने सुपारी ले रखी है। इन्होंने सुपारी ले रखी है मोदी और बीजेपी और हिंदुत्ववादी ताकतों के पक्ष में पत्रकारिता करते हुए देश में भाईचारे को पलीता लगाने की सुपारी, मुसलमानों को टारगेट करने की सुपारी, हिंदुओं को भड़काने की सुपारी, बीजेपी नेताओं के लिए काम करते हुए विपक्ष को टारगेट करने की सुपारी, राहुल गांधी की छवि खराब करने की सुपारी, मुसलमानों को देश के खिलाफ बताने की सुपारी, विपक्ष को कभी मुस्लिम परस्त, कभी पाकिस्तान परस्त बताने की सुपारी, और तो और पत्रकारिता को रसातल में ले जाकर, चापलूसी के चरम पर जाकर मोदी भक्ति की सुपारी। ये इन्होंने सुपारी ये ले रखी है। हेडिंग तो ये हिंदुत्व के खिलाफ सुपारी है, दरअसल सुपारी इन्होंने ले रखी। और इनके ये शोज के नाम हैं जो मैंने पहले भी आपको कल के वीडियो में भी दिखाया था। ये दूसरे सज्जन है अमन चोपड़ा, जो टॉप पर यही दोनों है, बहुत और दूसरे लोग भी हैं। बहरहाल इस स्क्रीनशॉट पर या ट्विटर के यूट्यूब के थंबनेल पर बात कर चुका हूं, इसलिए दोबारा नहीं करूंगा। सिर्फ आपसे अपील करूंगा, दर्शक के तौर पर आप इन सब को देखते हैं, आपके घरों में दीवारों से टंगे टेलीविज़न चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचते हैं, आपके जहन तक पहुंचते हैं, आपके दिल और दिमाग पर असर भी डालते होंगे। तो सोचिएगा ज़रा कि क्या ये जो कह रहे हैं
और इनके कहे के आधार पर जो राय आप बना रहे हैं, इनके कहे के आधार पर जिस तरह से रिएक्ट आप कर रहे हैं, इनके कहे के आधार पर हजारों व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह की नफरती बातें जो भेजी जा रही है, लिखी जा रही है, आप तक पहुंचाई जा रही है, हिंदू खतरे में है या आपके जहन में डाला जा रहा है, मुसलमान इस देश के लिए खतरनाक हैं, इस्लाम इस देश के लिए खतरनाक है, यह आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। और ये नैरेटिव, इस नैरेटिव का बूस्टर डोज हर रोज इनके डिबेट के जरिए आपको लगाया जा रहा है। तो जरा सोचिएगा, क्या आपके लिए नुकसानदेह नहीं है? ये तो काम किसी और के लिए कर रहे हैं, जिनके लिए कर रहे हैं आप जानते हैं, इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं वो नुकसान किसको कर रहा है? देश को, संविधान को और हर नागरिक को, आपको भी, आपके बच्चों को भी। आपके घर में अगर ये टीवी चल रहा होगा, इनकी आवाज सुनकर, इनकी बातें सुनकर, इनकी दलीलें सुनकर, इनकी चीखें सुनकर आपके घरों में जो लोग रहते हैं उन पर भी असर हो रहा है। सोचिएगा जरूर। नमस्कार।